क्या तुम इसे कहने वाले हो या नहीं? चलो एक ही बार में कह दो। मुझे क्या कहना चाहिए? कम से कम पहले मुझसे पूछो तो सही। मैंने तो सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछा था। अगली बात जो मुझे पता चली वह ये थी कि मैं एक रोमांटिक नॉवेल की दुनिया में एक बेकार साइड कैरेक्टर के रूप में ट्रांसमिग्रेट हो गया था। तुरंत ही मेरे सामने एक मेल प्रोटैगनिस्ट सिस्टम आ गया। मिशन: अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट से 100 बार माफी मंगवाओ। तो जाहिर सी बात है, जो पहली चीज मैंने की वह यह थी कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट को छत से उल्टे लटका दिया और उसे कोड़े मारना शुरू कर दिया। वह बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक मैंने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। रुको, मैंने तो असल में उससे कभी माफी मांगने के लिए कहा ही नहीं था। जिस दिन मैं ट्रांसमिग्रेट हुआ, मुझे एक बोरी की तरह बांधकर एक खाली फैक्ट्री के अंदर फेंक दिया गया था। ठीक मेरे बगल में एक और बंदा बिल्कुल उसी तरह बंधा हुआ था। उसका नाम हासन था, जो नॉवेल का ओरिजिनल मेल प्रोटैगनिस्ट था। ये साबित करने के लिए कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट सच में उससे प्यार करती है, उसने अपने खुद के किडनैपिंग का नाटक रचा था। किडनैपर्स के कॉल करने के बाद सोफिया और मेरी बचपन की दोस्त एमिली दोनों भागती हुई फैक्ट्री में आई। फिर आया क्लासिक ड्रामा। किडनैपर हंसा। तुम सिर्फ एक को ही बचा सकती हो, दूसरे को हम नदी में फेंक देंगे मछलियों का खाना बनाने के लिए। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, सोफिया मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। बिना एक पल भी सोचे उसने जवाब दिया, आई एम सॉरी रेयान, मैं हासन को चुनती हूँ। तुम एक झूठे से बढ़कर कुछ नहीं हो। मैंने उसे अविश्वास से देखा। मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, हमारे भावी शादी का घर खरीदा। तुम्हारे पास सिर से लेकर पैर तक जो कुछ भी है, सबका पैसा मैंने दिया है। और तुम किसी दूसरे मर्द को चुन रही हो? सीरियसली, क्या तुम्हारे पास जमीर नहीं है? डिंग। बधाई हो होस्ट, मिशन प्रोग्रेस 1%, सिर्फ 99 माफियाओं और बाकी हैं। मुझे लगभग हंसी आ गई। सिस्टम मुझे बधाई दे रहा था जबकि मैं लिटरली अपने हाथ बंधे हुए नदी में फेंके जाने वाला था। एक वर्ल्ड चैंपियन स्विमर भी इसमें जिंदा नहीं बच पाता। किडनैपर्स ने मुझे किनारे की तरफ घसीटा। बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मैंने एमिली की तरफ देखा। एमिली प्लीज मुझे बचाओ। उसने त्योरियां चढ़ाई। रेयान, मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत समझा। हासन को देखो, वह भी डरा हुआ है, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। और खुद को देखो, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम कमजोर, स्वार्थी और कायर हो। कोई भी कभी भी तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं चुनेगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और किडनैपर्स की तरफ मुड़ा। सुनो भाइयों, तुम लोग ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। मर्डर करना सही नहीं है। मुझे खोल दो, मैं खुद तैरकर चला जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें हासन से बाकी का पेमेंट मिल ही जाएगा और मैं पर्सनली तुम्हें 1150 और दूंगा। किडनैपर्स ने एक दूसरे को देखा। मेरी बात में दम था। फ्री के पैसों को कौन ना बोलता है। छपाक। कुछ ही देर बाद हासन को रिलीज कर दिया गया। सोफिया और एमिली उसकी तरफ भागी और उससे लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। एक भी इंसान ने उस नदी की तरफ नहीं देखा जहां मैं गिरा था। जब उनका इमोशनल रियूनियन खत्म हो गया, तब जाकर उन्हें मेरी याद आई। लेकिन तब तक मैं पानी के बहाव से तैरकर बाहर निकल चुका था। किनारे पर पहुंच गया था, एक राहगीर से फोन उधार लिया था और पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस स्टेशन में मेरा स्टेटमेंट बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। मेरी बात पर यकीन करने के बजाय ऑफिसर ने मुझे ही डांट दिया और सबको जाने दिया। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, सोफिया ने अपना सिर झुकाया, मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, रेयान आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। मैं अब से इसकी भरपाई करूंगी। मैंने उसे ठंडे दिमाग से देखा। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ रोमांस ही भरा है? क्या तुम्हें कानून की थोड़ी भी समझ है? तुमने बिना पलक झपकाए झूठी गवाही दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब कोई पुलिस से झूठ बोलता है तो क्या होता है? उसने अपने होंठ चबाए। हासन किसी किडनैपिंग केस में नहीं फंसना चाहता था। इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका करियर बर्बाद हो जाता। इसलिए हम सब एक ही कहानी बताने के लिए एग्री हो गए थे। तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर वह सारा पैसा वापस करो जो मैंने तुम्हारी कंपनी शुरू करते वक्त इन्वेस्ट किया था। उसे कंपनी के शेयर्स में बदलो और मुझे वापस ट्रांसफर करो। वह सन्न रह गई। क्यों? जब तुम्हारे पास बिल्कुल कुछ नहीं था, तब मैंने तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी को फंड किया था। अगर मैंने तुम पर इन्वेस्ट नहीं किया होता तो क्या आज तुम्हारी कंपनी का कोई वजूद होता? वह हिचकिचाई। मैं तुम्हें शेयर्स नहीं दे सकती। अगर मेरा ओनरशिप परसेंटेज कम हो गया तो कंपनी की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बजाय मैं तुम्हें कैश में पूरी मार्केट वैल्यू चुका दूंगी। ये सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। परफेक्ट, एक बार मेरे पास वो पैसा आ जाए, फिर मैं ठीक उसी इंडस्ट्री में कदम रखूंगा जिसमें सोफिया थी। प्यार में अंधी हो चुकी लड़की मुझे बिजनेस में हरा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इससे पहले कि वह अपना इरादा बदलती, मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सोफिया, मैं तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं हूं। मुझे बस तुम्हें इतनी सख्त मेहनत करते और अकेले काम करते देखना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता हूं और तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा सप्लायर बनूंगा। पति पत्नी के रूप में हम मिलकर प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे और पूरे मार्केट पर कब्जा करेंगे। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जैसे ही मैं उससे तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। जिस पल उसने कॉल उठाया, हासन की रोती हुई आवाज स्पीकर से गूंज उठी। सोफिया का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। हासन, चिंता मत करो, मैं अभी वहीं आ रही हूँ। बिना पीछे मुड़कर देखे वो कमरे से बाहर भाग गई और मुझे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया।
सच कहूं तो जिस पल मैंने हासन को रोते हुए सुना, मैं सोफिया से भी ज्यादा नर्वस हो गया था। रोमांस नॉवेल्स का एक अनलिखा नियम था, जब भी कोई मैनिपुलेटिव और विक्टिम कार्ड खेलने वाला मेल प्रोटैगनिस्ट रोना धोना शुरू करता था तो असली मेल प्रोटैगनिस्ट पर कोई ना कोई आफत आने वाली होती थी। मेरे दिमाग में तुरंत डेंजर बेल्स बजने लगी। मैंने लिविंग रूम को कवर करने के लिए घर के अंदर के हर सिक्योरिटी कैमरा को एडजस्ट कर दिया। फिर मैं किचन में गया, एक छोटा फ्रूट नाइफ लिया और उसे सोफे के गद्दे के नीचे चुपचाप छिपा दिया। कुछ ही देर बाद सोफिया गुस्से में फिर से घर में घुसी। उसके पीछे कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। अनजान बनने का नाटक करते हुए मैंने पूछा, सोफिया क्या हुआ? क्या तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए? वो भड़क उठी। तुमने हासन को फंसाया, तुमने उस पर खुद को किडनैप करने का झूठा आरोप लगाया। तुम्हारी वजह से वह इतना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था कि वह लगभग एक बिल्डिंग से कूदने ही वाला था। मैंने शांति से जवाब दिया, सोफिया, नदी से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया था और तब से मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मेरे पास उसे फंसाने का टाइम कब मिला? क्या तुम एक सेकंड के लिए भी अपना दिमाग यूज कर सकती हो? वह मुझ पर वापस चिल्लाई। हासन ने अपनी नसें तक काटने की कोशिश की। क्या वह इतनी सी बात पर झूठ बोलने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? फिर वह सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मुड़ी। इसे पकड़ो, आज मैं इसे 100 कोड़े मारूंगी ताकि हासन का गुस्सा शांत हो सके। तुम लोग प्रोफेशनल्स हो, मुझे ये मत कहना कि तुम लोग एक बिगड़ैल अमीर बाप की औलाद से डरते हो। जल्दी करो। अचानक एक आवाज ने बीच में ही टोक दिया, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या एक बार अपनी गलती मान लेने से तुम मर जाती? जब मैंने तुम्हें जख्मों से ढका हुआ देखा तो मैं डर गया था। तेज तेज सांस लेते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। अब तुम ये किस तरह का नाटक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है किस जानवर ने ये जख्म दिए हैं? तुम्हें जवाब अच्छी तरह पता है। सोफिया ने अपनी त्योरियां चढ़ाई। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, इसीलिए मैंने गार्ड से तुम्हें एक छोटी सी सीख देने को कहा था। मैंने बिना किसी इमोशन के उसे घूर कर देखा। मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। सब कुछ मेरे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। मैं ये रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंप दूंगा। तुम लोग मुझ पर हमला करने आए थे, मैं इस मामले को ऐसे ही आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। रेयान, नहीं, क्या तुम्हें सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए था? मेरे पास कंपनी का 51% शेयर है। मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू लगभग $85 मिलियन है। मैं तुम्हें लगभग $1.150 बिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। बस इस बात को यहीं खत्म करो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे आज दोपहर से पहले अपने अकाउंट में पैसा चाहिए और तुम एक लीगल एग्रीमेंट साइन करोगी। तुम्हें स्पष्ट रूप से सर्टिफाई करना होगा कि लगभग $85 मिलियन मेरे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, जबकि बाकी के लगभग $345 मिलियन उस चोट का कॉम्पेंसेशन है जो तुमने मुझे जानबूझकर पहुंचाई है। एक लंबी खामोशी के बाद वह मान गई। उसी दिन सोफिया ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। दोपहर तक $1 मेरे अकाउंट में आ चुका था। जैसे ही ट्रांसफर पूरा हुआ मैंने फोन घुमाना शुरू कर दिया। मैंने अपने बड़े भाई इसेन और अपने बेस्ट फ्रेंड लियो को कॉल किया और दोनों से हॉस्पिटल में मिलने के लिए कहा। जिस पल लियो मेरे कमरे में आया उसने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। अब रोना बंद करो। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड्स ढूंढो जिन्हें पैसा खरीद सकता है। इस सब से गुजरने के बाद मैंने एक सबक सीखा था। मुझे बार बार पिटना इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मेरे पास पैसा तो था लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। पैसा बॉडीगार्ड्स खरीद सकता था और अगर मेरे पास काफी बॉडीगार्ड्स होते तो कोई भी मुझे दोबारा किडनैप करने या मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। कड़ी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल में रिकवर होते हुए मैंने अपना अगला कदम उठाया। मैंने अपने पास मौजूद हर सोशल मीडिया अकाउंट पर सोफिया के साथ अपने ब्रेकअप का पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। मैंने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट पब्लिश किया जिसमें समझाया कि कैसे हासन नाम के एक फेल हुए लो क्लास एक्टर ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया और कैसे उसने और सोफिया ने मिलकर मुझे बुरी तरह पिटवाने की साजिश रची। मैंने सब कुछ अटैच कर दिया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, हर चोट की तस्वीरें और यहाँ तक कि साइन किया हुआ इंडेमनिटी एग्रीमेंट भी। इंटरनेट पर टहलका मच गया। ये पोस्ट जंगल की आग की तरह फैल गई। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया। कमेंट सेक्शन गुस्से से भर गया और हासन और सोफिया दोनों ही जबरदस्त आलोचनाओं के निशाने पर आ गए। हासन इतना डर गया कि उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वह हर दिन सोफिया के सामने एक बेबस पीड़ित का नाटक करता, इस उम्मीद में कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगी। इस बीच सोफिया और मेरी बचपन की दोस्त एमिली मेरे हॉस्पिटल रूम में घुस आई। सोफिया चिल्लाई, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने तुम्हें $1,150 मिलियन चुका दिए थे। क्या यह तय नहीं हुआ था कि हम इसे शांति से सुलझा लेंगे? एमिली भी एक कदम आगे बढ़ी। रेयान, तुम बदल गए हो। तुम इतने ठंडे और इतने संकीर्ण सोच वाले हो गए हो। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने इसे सुलझाने का वादा किया था मैंने सिर्फ तुम्हारी माफी स्वीकार की थी। सोफिया ने मुठियां भींच ली। हमारी सगाई हो चुकी है। क्या इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना सच में जरूरी था? क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इससे पहले कि मैं जवाब देता, अगर ये पुराना रेयान होता तो शायद उसने उसे चुप कराया होता और उसे वापस स्वीकार कर लिया होता, लेकिन पुराना रेयान अब नहीं रहा। अब मैं उन दोनों को एक ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने सोफिया की तरफ देखा और हंस पड़ा। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग है?
मैं तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर चुका हूँ और तुम अभी भी शादी के सपने देख रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो उस औरत से शादी करेगा जो अपने ही मंगेतर को पिटवाने के लिए बॉडीगार्ड्स हायर करती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रेयान, मुझे सच में हर बात का पछतावा है। आई एम सॉरी। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ कि मैं हासन से दूर रहूंगी। मैं अपनी वजह से तुम दोनों को कभी लड़ने नहीं दूंगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम किस फालतू बात के बारे में बोल रही हो? तुम हासन से दूर कैसे रह सकती हो? तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एक मैनिपुलेटिव औरत और एक टॉक्सिक आदमी, द परफेक्ट कपल। चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं तुम्हें उसका पाई पाई चुकाऊंगा। अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ते हुए मैंने ऑर्डर दिया, इन्हें बाहर निकालो। इनकी आवाजों से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। एमिली तुरंत चिल्लाई, हमें छूने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम पर हैरेसमेंट का केस कर देंगे। दरवाजा जोर से बंद हुआ। आखिरकार शांति। मैंने तुरंत सोफिया की कंपनी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसका बिजनेस मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टूथब्रश और अन्य डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाता था। अगर मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश मार्केट में एंट्री करता और एक भयानक प्राइस वॉर शुरू कर देता तो इस बात का पूरा चांस था कि मैं उसकी कंपनी को कुचल सका था। लेकिन उस स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा टाइम लगा, इसलिए उसकी बजाय मैंने उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से कांटेक्ट किया। मैंने लियो को अपनी अगली लाइव स्ट्रीम के लिए सब कुछ तैयार करने की हिदायत भी दे दी। सोफिया की सबसे बड़ी राइवल अरोरा कॉस्मेटिक्स थी। उसकी सीईओ इसाबेला कार्टर थी, जो एक ब्रिलियंट बिजनेस वुमन थी और अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने टैलेंट के लिए भी मशहूर थी। जिस पल हम मिले मैं सीधे मुद्दे पर आया। मिस कार्टर, मैं आपकी कंपनी में 30% हिस्सेदारी के लिए लगभग $575 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वह विनम्रता से मुस्कुराई। मिस्टर रेयान, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट से हमें क्या फायदा होगा? पार्टनर्स चुनते समय हम सिर्फ ऐसे से ज्यादा चीजों की परवाह करते हैं। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। शॉर्ट टर्म में मैं आपकी कंपनी की सेल्स दोगुनी कर दूंगा और लॉन्ग टर्म में मैं हर मेन प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद करूंगा जब तक कि आपका ब्रांड पूरी तरह से मार्केट पर कब्जा न कर ले। उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। आपके साथ काम करना मेरे लिए ऑनर की बात होगी। ये पार्टनरशिप लगभग तुरंत ही तय हो गई। अगली सुबह जब सोफिया और एमिली अभी भी हासन को चुप कराने में बिजी थीं, लियो ने मेरे प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम स्टूडियो का सेटअप पूरा कर लिया था। मैंने सभी प्लेटफॉर्म्स पर ब्रॉडकास्ट का अनाउंसमेंट भी पहले ही कर दिया था। नोटिफिकेशन तुरंत हासन के पास पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम क्या करें, रेयान लाइव आने वाला है। वह डेफिनेटली मुझे फिर से एक्सपोज करेगा। एमिली ने उसे तुरंत शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो हासन, हम उससे निपट लेंगे। रेयान आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका दिमाग सटक गया है। सोफिया एक पल के लिए शांत रही और फिर बोली, क्या होगा अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दें? शायद इससे उसे शांत होने में मदद मिले। मैं पहले उससे बात करूंगी। एमिली ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बात करके टाइम वेस्ट क्यों करना? देखो उसने हासन के साथ पहले ही क्या कर दिया है। उसकी जगह पागल खाने में है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सोफिया ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। मेरे अनजाने में उन तीनों ने मुझे जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बंद करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इस बीच मैं उस लाइव स्ट्रीम को शुरू करने से बस कुछ ही मिनट दूर था, जो गेम को पूरी तरह से बदलने वाली थी। जब बाकी सब मेरे खिलाफ साजिश रचने में बिजी थे, मैं अपने लाइव के लिए स्क्रिप्ट याद कर रहा था। आज मैं उन गद्दारों को एक बिल्कुल नए लेवल पर एक्सपोज करने वाला था। सोफिया ने मुझे कॉल करने की कोशिश की। उसे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर उसने एक मैसेज भेजा, ब्लॉक्ड। एमिली ने भी कोशिश की, ब्लॉक्ड। वह गुस्से में भड़क उठी। उस बेवकूफ ने हम दोनों को ब्लॉक कर दिया। गुस्से में तिलमिलाई वे दोनों अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागीं, लेकिन जिस पल वे पहुंची वे सन्न रह गईं। मैंने उनसे कहीं ज्यादा सिक्योरिटी हायर कर रखी थी। 4 गार्ड्स नीचे थे, 4 अन्य मेरे हॉस्पिटल रूम का पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो मेरे बॉडीगार्ड ने उन्हें तुरंत रोक दिया। मेरे एक आदमी ने ठंडे लहजे में पूछा, आप लोगों को क्या चाहिए? सोफिया ने उसे गुस्से से देखा। मैं रेयान की मंगेतर हूँ। क्या मुझे उससे मिलने के लिए भी परमिशन की जरूरत है? बॉडीगार्ड हंस पड़ा। हमारे बॉस की कोई मंगेतर नहीं है, वह सिंगल है। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहती हैं तो अभी पीछे हट जाइए। जब हमारे बॉस पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो वो आप में से हर एक से हिसाब चुका करेंगे। एमिली ने वार्निंग को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने के लिए उन्हें धक्का देने की कोशिश की। लियो उनका रास्ता रोकने के लिए बीच में आ गया। बिना सोचे समझे उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। लियो कभी भी इंसल्ट बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। उसने उससे भी जोर का थप्पड़ वापस जड़ दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। खुशकिस्मती से मैंने बहुत ज्यादा आदमी हायर किए थे। एमिली के बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से हार गए और सिक्योरिटी द्वारा सबको अलग करने से पहले एमिली को खुद अच्छी खासी मार पड़ी। इस बीच मैंने बाहर के ड्रामे को बिल्कुल प्लान के मुताबिक नजरअंदाज किया। मेरी लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेयान है। मैं सोफिया का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। हासन और सोफिया ने मुझे इल्लीगल तरीके से किडनैप किया और मुझ पर बेरहमी से हमला किया। यहाँ तक कि अब भी उन दोनों में से किसी ने भी कभी दिल से माफी नहीं मांगी है। इसके बजाय हासन मुझ पर अपनी रेपुटेशन खराब करने के लिए अफवाहें फैलाने का आरोप लगा रहा है। इसलिए आज मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, हासन,
अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम मुझ पर केस करने के लिए आजाद हो। मैं अपने शब्दों की हर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये कहने के बाद मैंने धीरे से अपनी शर्ट उतारी। कैमरे ने मेरे शरीर पर बने हर खरोच, हर दाग और चाकू के हर जख्म को कैप्चर कर लिया। लाइव स्ट्रीम में टहलका मच गया। कमेंट्स इतनी तेजी से स्क्रीन पर आने लगे कि कोई भी उन्हें पढ़ नहीं सकता था। हर कोई मेरे प्रति सिंपैथी दिखा रहा था। जब वे इंटरनेट पर हासन और सोफिया की धज्जियां उड़ा रहे थे, एक कमेंट में लिखा था, क्या असली इंसान इतना क्रूर काम कर सकते हैं? किसी और ने लिखा, उसने सिर्फ दूसरे आदमी को बचाने के लिए अपने ही मंगेतर को पिटवाया। सोफिया एक पूरी तरह से मॉन्स्टर है। एक और कमेंट आया, जब से हासन ने डेब्यू किया है वह स्कैंडल्स से घिरा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाहर भी महिलाओं को मैनिपुलेट कर रहा था। कमेंट्स इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे कि मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैं गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूं। फिर मैंने जानबूझकर एक स्पेसिफिक कमेंट जोर से पढ़ा, सभी को सोफिया कॉस्मेटिक्स का बॉयकॉट करना चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करो। अगर उसका पैसा डूब गया तो उसके पास अपने आशिक पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बेशक वह कोई रैंडम कमेंट नहीं था। मैंने अपने ही एक आदमी से उसे पोस्ट करवाया था, क्योंकि आज मेरा असली टारगेट यही था। एक पुरानी कहावत थी, अगर सांप को मारना है तो उसके सिर पर वार करो, और सोफिया की कंपनी ही उस हर चीज का सिर थी जिसकी वो परवाह करती थी। अगर मैं पहले उसका फाइनेंशियल बेस तबाह कर देता तो उसका बाकी साम्राज्य अपने आप ढह जाता। बिना पैसों के वे मेरे सामने बिना दांत के शेरों से ज्यादा कुछ नहीं होते। इसलिए मैंने इसे थोड़ा और समझदारी से खेलने का फैसला किया। कैमरे की तरफ देखते हुए मैं मुस्कुराया। प्लीज सोफिया कॉस्मेटिक्स का बॉयकॉट मत कीजिए। एक फैक्ट्री सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। अगर कंपनी डूब जाती है तो हजारों बेकसूर वर्कर्स अपनी जॉब्स खो देंगे। मैं अपने पर्सनल बदले की वजह से बेकसूर परिवारों को भुगतने नहीं दूंगा। जिस पल मैंने यह कहा, लाइव स्ट्रीम तारीफों से गूंज उठी। चैट कमेंट्स से भर गया। ऑफिशियली मैं इनका फैन बन गया हूँ। रेहान कितना नोबल इंसान है। मुझे यकीन नहीं होता कि सोफिया ने इसके जैसे इंसान को उस थर्ड क्लास एक्टर के लिए छोड़ दिया। रेहान को इसके बजाय किसी दूसरी कॉस्मेटिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। अगर सोफिया कॉस्मेटिक्स डूबती है तो दूसरी कंपनी उन वर्कर्स को काम पर रख सकती है। मैंने सोचने का नाटक किया, किसी दूसरी कॉस्मेटिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना, ये सच में एक ग्रेट आइडिया है। बस मुझे नहीं पता कि क्या कोई कंपनी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होगी। जिस सेकंड वे शब्द मेरे मुंह से निकले, अरोरा कॉस्मेटिक्स के ऑफिशियल अकाउंट ने लाइव में एक के बाद एक महंगे वर्चुअल गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए। ऑडियंस को तुरंत समझ आ गया। कमेंट्स ने स्क्रीन को फिर से भर दिया। अरोरा कॉस्मेटिक्स को रेहान को साइन कर लेना चाहिए। ये पार्टनरशिप अमेजिंग होगी। प्लीज इसे सच कर दिखाओ। जिस पल लाइव खत्म हुआ, अरोरा कॉस्मेटिक्स ने ऑफिशियली हमारी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट कर दिया। बेशक वह अनाउंसमेंट सिर्फ पब्लिक के लिए था। इसाबेला और मैंने ब्रॉडकास्ट शुरू होने से बहुत पहले ही डील पक्की कर ली थी। अगले दिन इसाबेला और मैंने एक साथ अपना पहला लाइव स्ट्रीम होस्ट किया। उन्होंने एक ब्राइट स्माइल के साथ सबका वेलकम किया। ऑडियंस पागल हो गई। वर्चुअल गिफ्ट्स की बारिश बिना रुके होती रही और ब्रॉडकास्ट के खत्म होने तक हमने $460 मिलियन से ज्यादा की सेल्स जनरेट कर ली थी। उस एक अकेली लाइव स्ट्रीम ने अरोरा कॉस्मेटिक्स की पिछली 3 साल की कमाई की बराबरी कर ली थी। इसाबेला बहुत खुश थी। वह हंसी और बोली, रेहान सीरियसली तुम मेरे लकी चार्म हो। इस बीच सोफिया की जिंदगी का सबसे बुरा हफ्ता चल रहा था। लगातार 2 दिनों तक उसकी कंपनी के शेयर प्राइस गिरते ही चले गए। बॉयकॉट के जोर पकड़ने के बाद सेल्स लगभग पूरी तरह रुक गईं। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर वो आखिरकार फिर से मुझसे मिलने आई। रेहान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे निकल गए हो? तुम मेरे मंगेतर हो और अब तुम मुझे बर्बाद करने के लिए किसी दूसरी औरत के साथ काम कर रहे हो। मैंने उसे देखा और धीरे से हंस पड़ा। इसाबेला, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? क्या हमने तुम्हें पिटवाने के लिए बॉडीगार्ड्स हायर किए? तुम्हें किडनैप किया? तुम्हें नदी में फेंक दिया? सोफिया ने बेशर्मी से जवाब दिया, ओ कम ऑन, वह सिर्फ कपल्स के बीच का एक छोटा सा मजाक था। वह तो बस एक चुलबुली हरकत थी। तुम उसकी तुलना इससे कैसे कर सकते हो? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन तुम्हें आखिरकार अक्ल आ जाए, अपने साथ एक कोड़ा और रस्सी ले आना। तुम मुझे 100 कोड़े मारना चाहती थी, याद है? मुझे वही 100 कोड़े तुम्हें वापस लौटाने दो। शायद अब मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूं। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उस दिन के बाद से मैंने हासन के छुपाए हुए हर गंदे सीक्रेट को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक स्कैंडल, एक के बाद एक सबूत, और हर खुलासे ने उसे पूरी तबाही के एक कदम और करीब धकेल दिया। कुछ सबूत उसके प्राइवेट चैट रिकॉर्ड से मिले थे, बाकी सीधे मेरे घर की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग से आए थे। इंटरनेट पर उसके खिलाफ इतने ठोस सबूतों के साथ टहलका मच गया। हासन के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। घबराहट में भरकर वह सीधे सोफिया के पास भागा। सच में क्या तुम वहीं बैठी रहोगी और रेहान को मुझे तबाह करने दोगी? मेरा करियर आखिरकार उड़ान भर रहा था और अब उसने मुझे खाई में धकेल दिया है। मेरी एजेंसी मुझे ब्लैकलिस्ट कर रही है। जिन ब्रांड्स को मैं प्रमोट करता था वे मुझसे भारी हर्जाना मांग रहे हैं। भले ही मैं अपनी जिंदगी में कमाई हुई हर चीज दे दूं, फिर भी मैं उन्हें पे नहीं कर पाऊंगा।
यह सुनकर सोफिया का दिल टूट गया। उसने तुरंत वादा किया कि वह हासन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। उसी रात वह मुझसे मिलने आई। मैंने उसे खामोशी से देखा। तो आखिरकार तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने क्या किया था? उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे हो गया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो मुझे बताओ, तुमने आखिर क्या गलत किया था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे तुम्हारे साथ सगाई में रहते हुए किसी दूसरे मर्द के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बात सुने बिना हर बार हासन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी भी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने या तुम्हारी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। मैं गलत थी। आई एम रियली सॉरी रेयान। वे पूरी तरह टूट गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती थी, सबसे बेहतरीन शादी, मेरा पूरा फ्यूचर, मेरा प्यार। मैंने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ कचरे में फेंक दिया। ठीक उसी पल मेरे दिमाग के अंदर सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। इमोशनल एनालिसिस कंप्लीटेड। माफी पूरी तरह से सच्ची वेरीफाई हुई है। मिशन प्रोग्रेस अपडेटेड। प्रोग्रेस बार एक झटके में ऊपर की तरफ बढ़ गया। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। तो आखिरकार ये काउंट हो ही गया। सिस्टम ने शांति से जवाब दिया। करेक्ट। सिर्फ वही माफियां जो खुद की मर्जी से और सच्चे पछतावे के साथ मांगी जाएंगी, वे ही मिशन पूरा करने में काउंट होंगी। जबरदस्ती मांगी गई माफी, धमकियां या इमोशनल मैनिपुलेशन कभी काउंट नहीं किए जाएंगे। अब मुझे आखिरकार मिशन के पीछे का असली नियम समझ आ गया था। ये कभी सोफिया से सिर्फ शब्द बुलवाने के बारे में था ही नहीं। ये उसे उस सब का सच में पछतावा कराने के बारे में था जो उसने किया था। मैंने वापस सोफिया की तरफ देखा। तो अब तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। रेयान, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। तुमने मेरे लिए जो भी सैक्रिफाइस किया, मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने एक ऐसे इंसान को चुना जो सिर्फ मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, जबकि उस इंसान को दूर धकेल दिया जो सच में मुझसे प्यार करता था। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर जरा सा भी चांस है तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें उस सब की भरपाई करने में लगा दूंगी जो मैंने किया। सिस्टम एक पल के लिए शांत रहा। फिर डिंग। मिशन प्रोग्रेस बढ़ गई। मैं अब समझ गई हूं। मैं अपने पूरे दिल से तुमसे माफी मांगती हूं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने उस रिश्ते को तबाह कर दिया जिसे हमने सालों साथ मिलकर बनाया था। मैंने उस भरोसे को तोड़ा जो तुमने मुझ पर जताया था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, सोफिया का शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश हो गई। मैंने चिढ़कर अपनी जीभ दबाई। शिट, बस एक आखिरी माफी और बाकी थी। अब मुझे उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। सिस्टम अचानक बोला। होस्ट को वार्निंग, अगर तुम इसी तरह मिशन पूरा करते रहे तो नॉवेल की पूरी दुनिया कोलैप्स हो सकती है। मैंने अपने कंधे उचकाए। तो क्या? अगर कोलैप्स होती है तो होने दो, मेरा इससे क्या लेना देना? सिस्टम ने ठंडी सांस ली। ओरिजिनल स्टोरी में तुम्हें 100 बार बेइज्जती सहनी थी। तुम्हारा दिल पूरी तरह टूटने के बाद तुम्हें देश छोड़कर जाना था। सिर्फ तभी सोफिया को एहसास होता कि वह कितनी गलत थी। वह विदेश में तुम्हारा पीछा करती, तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठती और तुमसे माफी की भीख मांगती, और एंड में तुम्हें एमिली से शादी करनी थी। ये ओरिजिनल एंडिंग थी। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से ओरिजिनल स्टोरी का 90% से ज्यादा हिस्सा पहले ही गायब हो चुका है। मैं हंस पड़ा। तो इस नॉवेल का 90% हिस्सा फालतू का ड्रामा था। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मोमेंट सोफिया जागेगी और आखिरी बार सच्चे दिल से माफी मांगेगी, मुझे मेरी असली दुनिया में वापस भेज देना। सिस्टम ने जवाब दिया। एक आखिरी कंडीशन है, तुम एंडिंग नहीं बदल सकते। वापस लौटने से पहले तुम्हें एमिली से शादी करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। मैंने आंखें मटकाई। क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझ पर यह मिशन थोपा। तुमने जब चाहा नियम बदल दिए, और किसी तरह प्रॉब्लम मैं हूं। ये रोमांटिक नॉवेल वाले सिस्टम पूरी तरह से रेडिकुलस है। एक पल बाद मैंने ठंडी सांस ली। ठीक है, अगर एमिली से शादी करना आखिरी रिक्वायरमेंट है तो मैं ये करूंगा। बस मुझे इस दुनिया से बाहर निकालो। 1 महीने बाद हासन को उसकी एजेंसी से निकाल दिया गया। सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स ने उसे बैन कर दिया। उसका करियर पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच अरोरा कॉस्मेटिक्स ने सोफिया की कंपनी को पूरी तरह टेक ओवर कर लिया। बिजनेस बेचने के बाद सोफिया ने जो भी पैसा मिला उसका एक डॉलर मुझे ट्रांसफर कर दिया। जहां तक हासन की बात है, वह सड़कों पर आ चुका था। कर्ज वसूलने वाले गुंडे हर जगह उसका पीछा कर रहे थे। उसके जिंदा रहने की इकलौती वजह यह थी कि एमिली कभी कभार तरस खाकर उसे पैसे दे देती थी। एक दिन जब सोफिया और मैं साथ में रिलैक्स कर रहे थे, हासन का अचानक फोन आया। जब से सब कुछ हुआ था उसने कभी उसकी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। इस बार मैंने फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। हासन की हताश आवाज कमरे में गूंज उठी। सोफिया, आखिरकार तुमने कॉल उठाया। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कर्ज वसूलने वाले मेरा शिकार कर रहे हैं। प्लीज मेरे लोन चुकाने में मेरी मदद करो। सोफिया, क्या तुम वहीं हो? तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों आ रही है? तुम क्या कर रही हो? सोफिया ने शांत आवाज में जवाब दिया। मैं इस वक्त बिजी हूँ, बात नहीं कर सकती। बाद में कॉल करना। हासन ने मिन्नत की। ठीक है, मैं वेट करूंगा। उसे इस बात का बहुत डर था कि अगर उसने फोन काट दिया तो वो दोबारा कभी जवाब नहीं देगी, इसलिए वो खामोशी से लाइन पर बना रहा। तभी अचानक उसने मेरी आवाज सुनी। मैंने मुस्कुराकर फोन पर कहा, हासन, लगता है तुमने बहुत गलत टाइम पर कॉल कर दिया है। दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया।
1 सेकंड बाद हासन गुस्से में दहाड़ा, रेयान यू बास्टर्ड। मैं मुस्कुराया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोफिया ने मुझे देखा। क्या बात है? मैंने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम और एमिली लगभग बहनों की तरह हो, है ना? तो फिर सच में बहनें क्यों नहीं बन जाती? सोफिया का मिशन पूरा होने के बाद मैंने अपने दिन आराम से सोने और उसके साथ जिंदगी एंजॉय करने में बिताए। जहां तक एमिली की बात थी, मेरा उसे पहले कॉल करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ एक मामूली ऑफिस एम्प्लॉय थी। एक बार जब उसे एहसास हो जाएगा कि वह हासन का कर्ज कभी नहीं चुका सकती, तो उसके पास खुद आकर मुझसे भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक दिन सोफिया ने मुझे गले लगाया और मुंह बनाकर बोली, हस्बैंड, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एमिली को भी यहाँ लाओगे? तो फिर तुम हर दिन सिर्फ मेरे साथ क्यों बिताते हो? मैंने उसे गले लगाया और मुस्कुराया, क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट इंसान तुम हो। बेशक एक और वजह थी जो मैंने उसे नहीं बताई। जिस पल मेरा मिशन खत्म होगा, मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। उसके बाद ओरिजिनल मेल प्रोटैगनिस्ट वापस आ जाएगा और मेरी जगह ले लेगा। वो इन दोनों औरतों से कैसे निपटता है, ये अब मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी सोफिया के साथ इतना वक्त बिताने के बाद मुझे सच में ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट पर तरस आ रहा था। कभी कभी उससे डील करते हुए मैं खुद थक जाता था। जब वो वापस आएगा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से मैस बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद एमिली के सब्र का बांध टूट गया। वह हासन को साथ लेकर मेरी हवेली पहुंची। उसकी आंखों में हताशा साफ दिख रही थी। रेयान, क्या तुम हमें कुछ पैसे उधार दे सके हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। बेशक, मुझे किस करो और मैं तुम्हें $115 दूंगा। मुझे गले लगाओ और मैं तुम्हें 1150 दूंगा। मेरे साथ एक रात बिताओ और मैं तुम्हें $1500 दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं हासन का एक एक पैसा कर्ज चुका दूंगा। एमिली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने हमेशा तुम्हें बड़े भाई की तरह समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म इंसान बन जाओगे। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ गया। जब तुम स्कूल में थी, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाता था। जब तुमने काम करना शुरू किया, मैंने तुम्हें क्लाइंट्स दिलवाए। जब भी तुम बीमार पड़ती थी, मैं तुम्हारे पास रहता था। जब तुमने अपना घर खरीदा, मैंने खुद इंटीरियर डिजाइन सुपरवाइज किया। और तुमने मेरे लिए क्या किया? जिस पल हासन के साथ मेरा झगड़ा हुआ, तुमने उस इंसान की जगह एक अजनबी को चुना जिसने हमेशा तुम्हारी रक्षा की थी। और अब तुम मुझे बेशर्म कह रही हो? हासन ने तुरंत फिर से अपनी मासूमियत का नाटक शुरू कर दिया। एमिली, प्लीज रेयान से बहस मत करो। तुम लोग बचपन के दोस्त हो। मेरी वजह से उनका रिश्ता खराब मत करो। मेरी आंखों में तुम दोनों को हमेशा साथ होना चाहिए था। एमिली ने बिना हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। हासन, मैंने रेयान को सिर्फ एक बड़े भाई के रूप में देखा है। मैंने जिस इकलौते इंसान से प्यार किया है, वह तुम हो। मैं उनकी इस एक्टिंग से तंग आ चुका था। बिना एक भी शब्द कहे मैंने एक कॉल किया। कुछ ही मिनटों बाद कर्ज वसूलने वाले गुंडे आप पहुंचे। उनका लीडर ह्यूगो कई आदमियों के साथ अंदर आया। उन्होंने तुरंत हासन को घेर लिया। ह्यूगो ने अपनी उंगलियां चटकाई। लड़के, तुमने इस महीने की किश्त मिस कर दी। इस बार मैं तुम्हारी एक उंगली ले जा रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि अगली किश्त मिस नहीं करनी है। हासन डर के मारे तड़प उठा। नहीं एमिली, मुझे बचाओ। बेकाबू होकर रोते हुए एमिली मेरी तरफ मुड़ी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, प्लीज इसे बचा लो। मैंने शांति से ह्यूगो को देखा। इस महीने की किश्त मैं इसकी तरफ से पे करूंगा। ह्यूगो ने मुझे देखा और सिर हिलाया। वह हासन की तरफ झुका और वार्निंग दी, आज तुम लकी थे, लेकिन अगली बार अपनी किश्त मत भूलना। ह्यूगो के जाने के बाद मैंने एमिली के सामने टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट फेंक दिया। शादी की बात करने से पहले इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ो, इस पर साइन करो। एमिली ने त्योरियां चढ़ाई। मतलब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और थैंकफुल होने के बजाय तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो। मैंने पूरी बेरुखी से उसे देखा। तुम्हारे जैसी औरतें मुझे सैकड़ों मिल जाएंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई देवी हो? अगर शादी करनी है तो साइन करो, नहीं तो बाहर निकलो और अपने प्यारे हासन के पास वापस जाओ। वह आदमी जो लगभग $345 मिलियन के कर्ज में डूबा है। और वे लगभग $1150 मत भूलना जो मैंने आज तुम्हारी जगह पे किए हैं। मुझे अपना एक एक पैसा वापस चाहिए। जैसे ही हासन के भारी कर्ज का जिक्र आया, एमिली का कॉन्फिडेंस हवा हो गया। वह दांत भींचकर बुदबुदाई, ठीक है, मैं साइन कर रही हूं, जैसे कि मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह हो। मैंने शांति से साइन किया हुआ एग्रीमेंट उठाया। अब असली सवाल यह था कि उसे सबक कैसे सिखाया जाए। सिस्टम ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि सब कुछ उसकी खुद की मर्जी से होना चाहिए। उसके करंट एटीट्यूड को देखकर लग रहा था कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला था। इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। इसके बजाय मैंने अपना पूरा वक्त सोफिया के साथ बिताया। एक रात मैंने धीमी आवाज में कहा, सोफिया, सच तो यह है कि मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। वह सन्न रह गई। ऐसी बातें मत करो। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस दिन तुम मुझे पिटवाने के लिए उन बॉडीगार्ड्स को लाई थी, वही दिन था जब मैं मर गया था। उसके बाद मेरे सामने एक रहस्यमयी सिस्टम आया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके मिशंस पूरे करूंगा तो वो मुझे वापस जिंदगी दे देगा। पहला मिशन तुम्हें मुझसे 100 बार सच्चे दिल से माफी मंगवाना था। वही मेरी जिंदगी वापस पाने की कीमत थी। दूसरा मिशन एमिली से शादी करना था। उसमें कहा गया था कि उस मिशन को पूरा करने से मेरे शरीर का हर जख्म भर जाएगा।
मैंने अपने हाथों को ढके हुए निशानों की तरफ देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं एक मर्द हूं, क्या फर्क पड़ता है अगर ये निशान हमेशा के लिए रह जाए। मैं सिर्फ कुछ निशान मिटाने के लिए तुम्हें दुखी करने का रिस्क क्यों लूं। नहीं, आज मैं एमिली के साथ शादी कैंसिल कर दूंगा। मैं होटल वालों से कहूंगा कि दुल्हन के नाम की जगह तुम्हारा नाम लिख दें। जहां तक एमिली और हासन की बात है, वे $345 मिलियन के उस कर्ज से निपटते हुए अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकते हैं। मुझे यह नहीं पता था कि एमिली पूरे समय दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने एक एक शब्द सुन लिया था। सोफिया ने अचानक मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रेहान, मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुमने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। मेरी चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं होंगी। एमिली से शादी करने की बात भूल जाओ। अगर तुम अपनी जिंदगी में दूसरी औरतों को भी लाओगे तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगी। मैं बस एक चीज चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना। जैसे ही वह बातचीत खत्म हुई, मैंने नौकरों को एमिली का सारा सामान पैक करने का ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ मेन गेट के बाहर फेंक दिया गया। एमिली चिल्लाई, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं? नौकरों में से एक ने बेरुखी से जवाब दिया, हमारे बॉस ने शादी कैंसिल कर दी है, आपको जाना होगा। एमिली पूरी तरह सन्न होकर वहीं खड़ी रह गई। बेशक एक ऐसी बात थी जो वह अभी भी नहीं जानती थी। हासन का कर्ज चुकाने के लिए उसने सीक्रेटली कई ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से भारी मात्रा में पैसे उधार लिए थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने लोन देने वालों से कांटेक्ट किया। कुछ ही देर बाद उसका फोन बिना रुके बजने लगा। मिस एमिली, आपकी पेमेंट की लास्ट डेट 15 दिन पहले खत्म हो चुकी है। प्लीज बची हुई रकम का तुरंत पेमेंट करें, वरना हम बकाया कर्ज के सिलसिले में आपके रिश्तेदारों और दोस्तों से कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। एमिली का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने इतने सारे अलग अलग ऑनलाइन लोन ऐप्स से पैसे उधार ले लिए थे कि टोटल अमाउंट उसकी अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका था। एमिली सिर्फ ऑनलाइन लोन्स के नीचे ही नहीं दबी थी, उस पर होम लोन और कार लोन भी था। अगर उसने हासन की मदद न की होती तो वह बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के सब कुछ चुका सकती थी, लेकिन उसके लिए लगभग 9,200 उधार लेने के बाद उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ढह चुकी थी। वह पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उस मोमेंट पर सिर्फ एक ही इंसान था जिसके बारे में वह सोच सकती थी, मैं। लेकिन मैंने जानबूझकर उससे मिलने से मना कर दिया। उसी दिन मैंने अपनी हवेली के अंदर की हर वेडिंग फोटो बदलवा दी। एमिली का चेहरा गायब हो गया और सोफिया की तस्वीर ने उसकी जगह ले ली। यहाँ तक कि होटल के वेडिंग कार्ड्स और पोस्टर्स पर भी सोफिया का नाम अपडेट कर दिया गया। तभी जाकर एमिली असली घबराहट में आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं ही हमेशा इकलौता ऐसा इंसान था जो सच में उसकी परवाह करता था। वो मेरी हवेली के बाहर खड़ी होकर रोती रही और गेट पीटती रही। रेहान, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं गलत थी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं पहले अपनी खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई थी। प्लीज मुझे एक मौका और दो। लेकिन मेरा इरादा उसे इतनी आसानी से माफ करने का नहीं था। मैं अभी भी समझ सकता था कि वह अपने दिल की गहराई से माफी नहीं मांग रही थी। इसलिए मैंने ह्यूगो को एक और कॉल किया। हासन पर प्रेशर बनाए रखो। कुछ ही देर बाद हासन एक और किश्त नहीं दे पाया। उसने घबराहट में तुरंत एमिली को कॉल किया। एमिली, वहां क्या हो रहा है? ह्यूगो फिर से आया था। मुझे अभी लगभग 1,150 ट्रांसफर करो, वरना वह मेरी उंगलियां काट देगा। लेकिन एमिली के पास $1 भी नहीं बचा था। आखिरकार उसने रोते हुए मुझे कॉल किया। रेहान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे दोबारा कॉल मत करना। मुझे डर है कि सोफिया हमारे रिश्ते को गलत समझ सकती है। जिस पल उसने ये शब्द सुने, एमिली पूरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोई। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि जब भी वह किसी प्रॉब्लम में फंसी थी, मैं ही हमेशा उसके साथ खड़ा था और अब उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। कोई और रास्ता न देकर वह हासन को ढूंढने भागी। उसे उम्मीद थी कि ह्यूगो उन्हें कुछ और दिनों का टाइम दे देगा ताकि वह अपना घर बेचकर कर्ज चुका सके। कुछ दिनों बाद एमिली एक रियल एस्टेट एजेंट से मिली। मार्केट का जायजा लेने के बाद एजेंट ने अपना सिर हिलाया। प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर चुके हैं। अगर आप आज अपना घर बेच भी देती हैं, तब भी आप पर बैंक का लगभग 1,150 बकाया रहेगा। हासन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह एमिली की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, तुम एक ही बार में रेहान से शादी क्यों नहीं कर लेती? वरना हम इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? एमिली ने अविश्वास से उसे देखा। मैंने अपनी शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी दूसरे मर्द से शादी करूं? हासन ने ताना मारा। प्यार? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो प्यार के लायक हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी गरीबी या तुम्हारा होम लोन और कार लोन? जाओ रेहान के सामने घुटने टेको, उसे पैसों की भीख मांग, मेरा कर्ज चुकाओ, वरना मेरी नजर के सामने से दफा हो जाओ। एमिली सन्न रह गई। जिस हर एक वहम पर उसने यकीन किया था, वह चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो तुम सच में ऐसे इंसान हो? वह मुड़ी और धीरे धीरे दूर चली गई। उसके पीछे हासन चिल्लाता रहा, रेहान से पैसे मांगना मत भूलना। लेकिन एमिली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली बार उसने आखिरकार हासन को वैसा देखा जैसा वह सच में था। वो एजेंट्स के सामने झुक सकता था, कर्ज वसूलने वालों से भीख मांग सकता था, पैसों वाले किसी भी इंसान के सामने घुटने टेक सकता था। लेकिन जिस औरत ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके साथ वह एक अजनबी से भी बुरा बर्ताव कर रहा था। जब एमिली रोते हुए दूर जा रही थी, एक लाइन उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी,
मैंने उस इकलौते इंसान को तबाह कर दिया जो सच में मुझसे प्यार करता था। हासन अभी भी चिल्ला रहा था कि एमिली उसके लिए पैसे लेकर आए। इस बार एमिली ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना एक शब्द कहे एक टैक्सी ली और सीधे मेरी हवेली की तरफ भागी। उस वक्त सोफिया और मैं गार्डन में फूलों को पानी दे रहे थे। तभी हमने एमिली और हासन को गेट के बाहर खड़े देखा। जिस पल एमिली ने मुझे देखा, वो घुटनों के बल गिर पड़ी। रेयान, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ, तुम हर बात में सही थे। असली गद्दार मैं थी। मैंने हासन जैसे अजनबी पर भरोसा किया और उस इंसान को धोखा दिया जिसने हमेशा मेरी रक्षा की। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि आज के बाद मैं हासन को एक भी डॉलर नहीं दूंगी। मैं बस एक चीज मांगती हूँ, प्लीज मुझे दूर मत धकेलो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें उस सब की भरपाई करने में लगा दूंगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। फिर वह हासन की तरफ मुड़ी। मैं अंधी थी। मुझे सच में तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार हो गया था। चले जाओ और मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। हासन गुस्से से भड़क उठा और उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने शांति से अपने बॉडीगार्ड्स को देखा। तुम लोग जानते हो क्या करना है, इसे बाहर निकालो। ये उस तरह का आदमी है जो औरतों के टुकड़ों पर पलता है, उनके पैसे इस्तेमाल करता है और फिर उन पर ही हाथ उठाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे बॉडीगार्ड्स ने हासन को पकड़ा और गेट के बाहर फेंक दिया। एमिली और भी जोर से रोने लगी। रेयान, आई एम सॉरी, मैं अपने पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो बदसूरत लगोगी और मुझे कोई बदसूरत दुल्हन नहीं चाहिए। वह सन्न रह गई। दुल्हन? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सबसे खूबसूरत प्यार वह होता है जब फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूर भागती हो, जब तुम आखिरकार पीछे मुड़कर देखती हो। मैं वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता हूँ। मुझसे शादी कर लो। बेशक, एक ऐसी बात थी जो मैंने कभी जोर से नहीं कही। अगर सिस्टम ने मुझे ये मिशन पूरा करने के लिए मजबूर न किया होता तो मैंने उस औरत को कभी माफ नहीं किया होता जिसने मुझे इस तरह धोखा दिया था। एमिली खुशी के आंसुओं के साथ रो पड़ी। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। कुछ दिनों बाद हमारी शादी बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई। जिस पल सेरेमनी खत्म हुई, सिस्टम की आवाज आखिरी बार गूंजी। डिंग! फाइनल मिशन कंप्लीटेड। होस्ट को उसकी ओरिजिनल दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी ने मुझे घेर लिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं वापस अपनी असली दुनिया में था। इस बीच नॉवेल के अंदर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट रेयान आखिरकार अपने शरीर पर वापस कब्जा करने के लिए लौट आया था। लियो ने उसे अपनी ही एक फ्रेम की हुई फोटो के सामने खामोशी से घुटने टेके हुए पाया, जिसके बगल में अगरबत्ती जल रही थी। कंफ्यूज होकर लियो ने उससे पूछा, रेयान, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह मत डराओ। रेयान ने धीरे से एक गहरी सांस ली और फिर हल्का सा मुस्कुराया। मैं उस इंसान को अलविदा कह रहा हूं जो मैं हुआ करता था।